नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको इस वीडियो में पद परिचय की व्याख्या करूंगा। पद परिचय सीबीएसई बोर्ड में क्लास 10th के सिलेबस में है। ये लगभग 4 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। बच्चे अक्सर है इसके अभ्यास की कमी से गलतियां कर देते हैं। बहुत कठिन नहीं है जानकारी इसकी प्राप्त करना, लेकिन इसमें अभ्यास की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। जो भी आपने ग्रामर में पढ़ा है, हिंदी व्याकरण में पढ़ा है अब तक, लगभग सभी चीज़ों की आवश्यकता पद परिचय को समझने में होती है। आइए देखते हैं। किसी वाक्य में प्रयुक्त यानी वाक्य में प्रयोग किए गए पदों, यहाँ पद शब्द दिया गया है, पदों का पूर्ण व्याकरणिक परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। तो आपने यहाँ 2-3 शब्द देख रहे हैं कि पद शब्द का प्रयोग हुआ है, फिर उनका व्याकरणिक परिचय देना पद परिचय है। इसको समझने के लिए हम पहले देखेंगे कि पद क्या है, पद किसे कहेंगे। तो शुरुआत आप देखिए कि वर्णों के क्रमबद्ध समूह से शब्द की रचना होती है। हम सबसे प्राथमिक चीज को समझते हैं कि वर्णमाला होती है किसी भी भाषा की। हिंदी की भी अपनी वर्णमाला है। तो जो हमारी ध्वनियां हैं वो वर्णों के रूप में प्रकट होती हैं, और जब हम उनको एक क्रम में व्यवस्थित कर देते हैं, समूहबद्ध कर देते हैं, तब शब्द की रचना होती है। शब्द से हमें अर्थ निकलने लगते हैं। शब्द हम किसी नाम को, किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को दे देते हैं। फिर आगे इसका अगला स्टेप है कि शब्दों के सार्थक और व्यवस्थित समूह से वाक्य का निर्माण होता है। यानी शब्दों को हम क्रम से रखते हुए एक व्यवस्थित क्रम से, और सार्थक का मतलब सही अर्थ देने वाले क्रम में रखते हुए जब हम उसका रचना करते हैं तो वो वाक्य कहलाते हैं। अब आप उदाहरण देखिए कि राम स्कूल जाता है। यहाँ एक राम शब्द है, दूसरा स्कूल है, जा रहा है, ये शब्द है, और इनको एक क्रम में रखा गया। और क्रम के लिए व्याकरण के नियम है। यानी जब हम शब्दों को वाक्य में रखते हैं तो व्याकरण के नियमों में बांधकर उन्हें रखते हैं। अगर उसमें क्रम उलटता है या गड़बड़ होता है तो हम अर्थ नहीं निकाल पाते। तो यहाँ राम है पहले रखा हुआ है, स्कूल इसके बाद है, फिर जा रहा है। आप अगर लिख दें जा फिर राम और रहा है या स्कूल, इस तरह से अगर क्रम इसका बदल देते हैं तो अर्थ बाधित होने लगता है। इसलिए कहा गया है कि सार्थक यानी सही अर्थ देने वाले और व्यवस्थित समूह में ही रखा जाए। तो व्याकरण के अपने नियम है, और उसमें हम शब्दों को जब बांधते हैं तो वाक्य की रचना होती है। और अब हमारा जो पद परिचय है वो यहीं से स्टार्ट होता है कि जब हम व्याकरण के नियमों में वाक्य बनाते हैं तो इन्हीं व्याकरणिक नियमों से जो बंधा शब्द है उसे पद कहा जाता है। उसे व्याकरण की भाषा में क्या कहते हैं हम? पद। यानी अब शब्द वाक्य में व्याकरण के नियमों में बंध करके पद के रूप में जाना जाता है। और हम इसी पद का जो जिस क्रम में रखा गया है, जिस स्थान पर रखा गया है, तो उस पद का अपना कोई ना कोई कार्य है, उसके उस वहां रखे जाने का कोई ना कोई उद्देश्य है। तो जो उसका वो कार्य है वो भी उसके पद के परिचय को निर्धारित करता है। तो अब हम यहाँ से फिर आगे कि किसी वाक्य में जो प्रयुक्त पद है, यानी यही शब्द है जो व्याकरण के नियमों में बंधकर पद कहलाता है, व्याकरण के नियमों में बंधकर ही। और जब हम उसका परिचय देते हैं कि उसका वहाँ क्या वर्ग है, क्या स्थान है, क्या लिंग, वचन, काल, क्या चीज है, वो उसका परिचय है, और इसी को हम पद परिचय कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, रिया पुस्तक पढ़ती है, ये एक वाक्य है, और यहाँ पर हम रिया पद का, अब हम इसको पद कहेंगे। इसका परिचय पूछा जाए कि रिया को रेखांकित कर दिया गया, आपको पूछा गया कि रिया का पद परिचय दीजिए। तो अब इस वाक्य में देखना है कि रिया का अपना शब्द का क्या वर्ग है। तो रिया एक नाम है, और नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। तो ये एक संज्ञा है। संज्ञा के भेद यानी परिचय में हमें इसके उपवर्ग, वर्ग और उपवर्ग दोनों के बताना होता है। तो संज्ञा के उपवर्ग क्या है? आप जानते हैं संज्ञा के भेद: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक और समूहवाचक भी है, लेकिन कम से कम आपको 3 उपभेद तो याद रखने होंगे। तो रिया क्या है? एक व्यक्ति विशेष का नाम है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। आप अपने एग्जाम में एक साथ ही लिख सकते हैं कि संज्ञा ना लिख करके सीधे व्यक्तिवाचक संज्ञा भी आंसर दे सकते हैं। फिर इसका लिंग कौन सा है? स्त्रीलिंग। वचन कौन सा है? एक वचन।
किस जगह पर है, यानी ये पद किस क्या कार्य कर रहा है, कार्य के आधार पर ये कर्ता है। तो इस कर्ता की क्रिया कौन है, पढ़ती है, ये क्रिया है, तो पढ़ती क्रिया का ये कर्ता है। ये इसका परिचय हो गया, इस पद का परिचय हो गया इस रिया शब्द का। इसी तरह से अगर हम पुस्तक का देखें कि पुस्तक का पद परिचय क्या होगा, तो आपको समझना होगा कि ये किस जगह पर रखी हुई है, क्या काम कर रही है, क्या वर्क के लिए आई है। तो पुस्तक यहाँ कर्म के स्थान पर है। तो अब आप देखेंगे कि पहले क्या ये संज्ञा है, तो संज्ञा वर्ग में भी है। कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। काम क्या है इसका, कर्म। इसका कौन सी कर्म है, सकर्मक क्रिया प्रयोग हुई है इसके लिए या अकर्मक प्रयोग। तो पुस्तक जब कर्म है तो पढ़ती क्रिया क्या है, सकर्मक क्रिया है, और यहाँ पर ये कर्म प्रयोग हुई है। अब इसका लिंग कौन सा है, पुस्तक का स्त्रीलिंग है। वचन यहाँ कौन सा है, एक वचन के रूप में प्रयोग हुई है। तो इस तरह से वाक्य में प्रयुक्त जो पद हैं उनका जो परिचय है कि वो किस जगह पर आए हैं, क्या वर्ग से संबंध रखते हैं, अन्य पदों से उनके क्या संबंध है, और उस पद का काम क्या है, इनका परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है संक्षिप्त में। आगे भी मैं अभी इसकी व्याख्या और विस्तार से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैं आपको एक उदाहरण दे करके, यानी एक पद का उदाहरण दे करके इस वीडियो में समझाऊंगा। संज्ञा पद का परिचय, यानी वाक्य में प्रयुक्त जो संज्ञा पद है और उसका परिचय किस प्रकार आपको पहचान कर लिखना है। संज्ञा के भेद आपको पता होना चाहिए कि संज्ञा वर्ग के कितने भेद हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, और जातिवाचक के अंतर्गत है द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। आप इसको भी लिख सकते हैं, अगर आप उपभेद समझते हैं, पहचानते हैं, तो द्रव्यवाचक और समूहवाचक को भी आप परिचय में दे सकते हैं। उदाहरण देखिए, अशोक हमारी कक्षा में अच्छा बालक है। अब वाक्य में जो रेखांकित शब्द है वो अशोक, इसका परिचय देना है। तो अशोक एक व्यक्ति विशेष है, तो ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। आप इसको आसानी से पहचान लेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो ये आपका परिचय हो गया। आप लिख सकते हैं संज्ञा कॉमा व्यक्तिवाचक संज्ञा। आपको लगता है कि हम एक साथ लिख दें, तो सीधे उपभेद के साथ। सिर्फ संज्ञा लिखने से आपको सही अर्थ नहीं आएगा और न ही फुल मार्क्स मिलेंगे। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब ये यहाँ पर इसका वचन कौन सा है, तो एक वचन है। इसका लिंग कौन सा है, अशोक शब्द पुल्लिंग है, तो ये आपको पहचान करके लिखना होगा। अब आप देखेंगे कि इसका ये किस जगह पर रखा है, क्योंकि वाक्य में प्रयुक्त शब्द जो होते हैं वो किसी न किसी कार्य के लिए आते हैं, जिसको व्याकरण की भाषा में हम कहते हैं प्रकार है। प्रकार मीन्स कि उस पद का क्या काम है। तो यहाँ पर अशोक कर्ता का काम कर रहा है, कर्ता के लिए क्रिया प्रयुक्त हुई है, यानी कर्ता कौन है, अशोक, और क्रिया यहाँ पर है। अशोक है, क्या है, हमारी कक्षा में, ये एक पद हो गया। अच्छा विशेषण है बालक का, बालक है। बालक यहाँ पर क्रियापद नहीं है बल्कि पूरक है, यानी व्याकरण के कई नियम आपको वाक्य में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ अशोक किस क्रिया का करता है क्रिया का करता है। ये बालक यहाँ पूरक है क्रिया का करता। आप इस तरह से परिचय लिखेंगे, है क्रिया का करता है अशोक। तो अब अगर अशोक रेखांकित किया गया है वाक्य में, तो आप इस तरह से इसका पद परिचय लिखेंगे। अशोक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक वचन है, पुल्लिंग है, कर्ता है, और किसका करता है क्रिया का करता है। तो ये इस वाक्य में जो अशोक शब्द है वो संज्ञा है। इस पद का परिचय इस ढंग से दिया जाएगा। तो आपने देखा कि संज्ञा के भेद, उपभेद, ये सब आपको तय करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे, और तभी आप लिख पाएंगे। और वाक्य में ये आवश्यक है कि आप जानें कि वो किस कार्य के लिए प्रयुक्त हुआ है। अब हम इन्हीं प्रकार है, यानी कार्य के आधार पर आप अगले वाक्यों में मैं समझाऊंगा किस तरह से पदों में का परिवर्तन हो जाता है या पद के अलग अलग नाम हो जाते हैं। उदाहरण के लिए लीजिए, ये है अगला उदाहरण, सोना बहुत महंगा है। तो यहाँ पर अगर हम सोना शब्द को रेखांकित करते हैं, तो आप जानते हैं सोना एक धातु है, तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा में आ गया। तो आप इसको लिख सकते हैं संज्ञा द्रव्यवाचक संज्ञा, ये इसका पद परिचय हो जाएगा। और फिर उसी तरह से है कि आपका संज्ञा द्रव्यवाचक संज्ञा, इसको आप लिख दीजिए इसके उपभेद में, ठीक है।
अब आप देखेंगे कि ये भी द्रव्यवाचक संज्ञा, इसमें वचन कौन सा है, यहाँ पर एक वचन है, लिंग कौन सा है, पुल्लिंग है, गया है क्रिया का कर्ता है, यहाँ पर क्या है, किसका कर्ता है, गया क्रिया का कर्ता है। अगले वाक्य में आप देखिए, मैंने सोने की अंगूठी बनवाई है, यहाँ पर भी सोने का प्रयोग किया गया है। अब आप इस वाक्य में देखेंगे कि कर्ता कौन है, मैंने, ये सर्वनाम जहां पर प्रयोग हुआ है। लेकिन अभी हम सोने की ही बात करें कि इसका प्रयोग यहाँ किस अर्थ में हुआ है। पद परिचय सोने का ही है, तो सोने की अंगूठी, यहाँ आप देखिएगा कि ये अंगूठी जो शब्द है इसकी विशेषता बता रहा है, ये सोना इस समय। तो यहाँ सोना अब संज्ञा पद होते हुए भी यहाँ पर किस रूप में आया है, विशेषण के रूप में, यानी संज्ञा पद विशेषण के नाम से आया है। तो इसको हम नामिक विशेषण कहते हैं। विशेषण के भी कई भेद हैं, जैसे आप सार्वनामिक विशेषण जानते हैं कि जब सर्वनाम विशेषण का काम करे तो वो सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। इसी प्रकार अगर कोई संज्ञा पद है और वो विशेषण के रूप में वाक्य में प्रकार्य यानी कार्य कर रहा है तो वो नामिक विशेषण। अब यहाँ सोने का जो पद परिचय आएगा तो वो नामिक विशेषण के रूप में आएगा। ये एक सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो आपने देखा कि जब हम वाक्य में शब्द यानी पद का जो प्रयोग करते हैं वो उसका कार्य क्या है वहां पर, वो उस हिसाब से भी उसका परिचय बदल जाता है। तो यहाँ इस वाक्य में सोना संज्ञा पद था, द्रव्यवाचक संज्ञा था, यहाँ पर आकर के वो नामिक विशेषण बन गया। इस अंतर को आपको अभ्यास करना पड़ेगा। आप वीडियो को दोबारा भी सुन सकते हैं अच्छे से समझने के लिए। इसी प्रकार हम अगला उदाहरण दें, उस बेचारे सूरदास को पैसे दे दो। अगर हम सूरदास का पद परिचय देखें, अब आप देखिएगा कि सूरदास भक्ति काल के एक संत कवि थे। आप जानते हैं जन्म से अंधे थे और कक्षा 10वीं का जो पहली कविता है आपके पाठ्यक्रम में वो इन्हीं की है। तो जो सूरदास है वो व्यक्ति विशेष का नाम है, तो क्या होना चाहिए इसमें, व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन आप देखेंगे कि इस वाक्य में इसका जो प्रकार है यानी इस शब्द का जो कार्य है वो जातिवाचक संज्ञा के रूप में है। यहाँ पर ये जातिवाचक संज्ञा है। वाक्य को फिर से पढ़िए, उस बेचारे सूरदास को। तो यहाँ सूरदास अंधे व्यक्तियों के का सूचक है, यानी अंधे व्यक्तियों का जो वर्ग है उसका ये सूचक शब्द बन गया ये, यानी ये जाति का बोध करा रहा है, अंधे व्यक्तियों की उस समूह का, उस जाति का। तो ये यहाँ पर सूरदास क्या है, व्यक्तिवाचक नहीं रह गया, अब क्या बन गया यहाँ पर, जातिवाचक संज्ञा। तो वाक्य में फिर आप परिभाषा ही में समझाना चाहता हूं आपको, तो आप फिर ध्यान देंगे कि वाक्य में जो प्रयुक्त पद है उसका जो कार्य होता है, प्रकार्य है जो, उसके आधार पर उसका परिचय निर्धारित होता है। तो ये व्यक्तिगत स्वतंत्र रूप से ये शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आप व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में ही प्रयोग करेंगे अगर स्वतंत्र शब्द आपसे पूछा जाता है। लेकिन जब वाक्य में प्रयुक्त पद है वो किस रूप में आया है वो उसके आपको प्रकार यानी कार्य के आधार पर तय करना होगा। यहाँ पर ये जातिवाचक संज्ञा के आधार पर आया है तो ये जातिवाचक, इसके अलावा बाकी फिर वही रहेंगे। इसी प्रकार आप देखेंगे दूसरा एक वाक्य कि नेताजी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये आप जानते हैं बहुत महत्वपूर्ण नारा है। नेताजी, कौन से नेताजी, सुभाष चंद्र बोस। जैसे ही आप नेताजी और इस सूक्ति के बारे में पढ़ते हैं तो आपको इस नारे के बारे में जैसे ही आप पढ़ते हैं तो आपको तुरंत याद आ जाता है कि सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में बात की जा रही। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि स्वतंत्र रूप से नेताजी शब्द क्या है, जातिवाचक संज्ञा। लेकिन वाक्य में क्या कार्य है यहाँ पर, यानी इसका प्रकार क्या है, तो व्यक्तिवाचक का है, क्योंकि ये नेताजी शब्द किसके लिए प्रयोग हो रहा है, सुभाष चंद्र बोस जी के लिए। तो यहाँ पर ये इसका जो प्रकार है यानी कार्य है पद परिचय में व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो जब इस तरह का अगर कोई वाक्य आता है तो आपको उसका कार्य देखना होगा और उसके आधार पर तय कर सकेंगे कि ये इसका परिचय क्या है। तो यहाँ पर मैंने अलग अलग उदाहरण, अलग अलग टाइप के उदाहरण दिए हैं, क्योंकि जब आप बोर्ड एग्जाम में बैठते हैं तो आप जानते हैं कि बहुत ही सरल वाक्य जरूरी नहीं है कि दिए जाएं, बड़े सीधे उदाहरण आपको ट्विस्ट करके थोड़ा सा चेंज करके भी दिए जा सकते हैं। तो आपको हर तरह से आपको अभ्यास करना होगा। तो मैंने इस वीडियो में पद परिचय किसे कहते हैं, उसकी व्याख्या और संज्ञा पद का परिचय किस किस तरह से तय हो सकता है वो आपको बताया। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो बताइएगा अवश्य, जिससे कि मैं आगे आपको
अन्य पदों के परिचय का उदाहरण देते हुए एक नई वीडियो बना करके आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा।